हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं केवल 5 दिन शेष रह गए हैं और इस 5 दिनों में आप जानते हैं कि आपके लिए अभ्यास कितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो आपका 105 नंबर का होना है सामान्य अध्ययन से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो बिना देरी के हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे होंगे तो इस तरह से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रैक्टिस कराया जाता है। साथ ही साथ आप मैथ तक भी हमारे चैनल के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको पद की जो शपथ होता है वो उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पहले तो ये याद रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहते हैं तब की स्थिति में शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ये डी आपके यहाँ करेक्ट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत, ये याद रखना है। महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद, ये भी आपको याद रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जो थे, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे भारत के, ज्ञानी जैल सिंह, ये जो है ये डाक और तार के लिए जेबी एवं पॉकेट, जेबी विटो या पॉकेट विटो कहते हैं इसी को। तो इस पर जो है ये जेबी या पॉकेट विटो का उपयोग किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। याद रखिएगा, पीएससी में भी पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। और कब उपयोग किए थे? तो 1986 में। किस चीज़ के लिए किए थे? तो भारतीय डाक के लिए इन्होंने उपयोग किया था। किसके लिए? भारतीय डाक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो देखिए, मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। और सामूहिक रूप से ये जो मंत्री हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, किनके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है इनका। और जो है व्यक्तिगत रूप से अगर परीक्षा में पूछे आपसे क्वेश्चन तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब देखिए, भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायी नहीं है। मंत्रियों का अगर पूछ ले जाए आपसे क्वेश्चन, मंत्रियों का क्या उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो विधिक जो उत्तरदायित्व है ये मंत्रियों का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानमंडल का अधिवेशन किसके भाषण से आरंभ होता है? तो विधानमंडल का जो अधिवेशन है ये किनके भाषण से आरंभ होता है? तो ये राज्यपाल के, चूंकि विधानमंडल पूछ रहा है इसलिए राज्यपाल आएगा, याद रखेंगे आप लोग। तो ये राज्यपाल के जो है भाषण से ये प्रारंभ होता है आपका विधानमंडल का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? तो संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो देखिए, बजट का प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है, आम बहस और वित्त विधेयक का पारित होने, ये तीनों तो उपरोक्त सभी सही हैं। ये तीनों होता है संसद में जब बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है, ये तीनों हैं। और देखिएगा, ये 6 चरणों से गुजरती है। संसद में जो बजट पारित किया जाता है ये 6 चरणों से गुजरती है। कितने चरण से? 6 चरण से, ये भी याद रखने हैं आपको। और जो है देखिएगा, इसमें और कौन कौन सा है? विभागीय समिति जो होता है उसका जांच शामिल है। 3 तो यहाँ पर आप पढ़ लिए, ये भी आपको याद रखना है। विभागीय समितियों द्वारा जांच पहला। दूसरा ये है, याद रखना है आपको इसको भी, अनुदान की मांग पर मतदान। अनुदान की मांग, ये याद रखिएगा, अनुदान की मांग पर मतदान। और विनियोग विधेयक पारित होना। एक चीज़ और है, विनियोग विधेयक पारित होना, ये भी याद रखिएगा। तो 6 चरण में ये क्या होती है? प्रक्रिया होती है इनकी। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को
जो है चौथी अनुसूची विवेचित करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम जो सत्याग्रही थे ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, अगर सन भी आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो 1940 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो देखिए पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था गांधी जी ने? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और ये क्रिप्स मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942, ये डेट याद रखिएगा। और ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल, कब? 11 अप्रैल 1942 को, ये डेट याद रखना है, 11 अप्रैल 1942 को जो है मिशन वापस ले लिए थे। कब? 11 अप्रैल 1942 को मिशन वापस ले लिया गया था, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने कैसर-ए-हिंद लौटाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कैसर-ए-हिंद लौटाकर महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब है? तो ये 1920। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ आंदोलन देता है, एक तरफ सन और सुमेलित करने वाला आता है, तो सन और आंदोलन सहित याद जरूर रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था, याद रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी। और सर्वोदय आंदोलन का कालांतर में, सर्वोदय आंदोलन का प्रारंभ किसने किए? तो ये विनोबा भावे ने किए। कालांतर में सर्वोदय आंदोलन जो था, ये तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए, लेकिन सर्वोदय जो आंदोलन था उसको किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था? तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का जो निर्णय था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लिया गया था। और जॉर्ज पंचम की स्वागत में, जब जॉर्ज पंचम भारत आए, याद रखिएगा दिल्ली आए, तो जॉर्ज पंचम की स्वागत में ये जो है आयोजित किया गया। अब देखिए 1911 में, कब? 1911 में जब जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्या किया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दौरान जो है राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। और बंग भंग रद्द भी किया गया इसी समय, याद रखिएगा। बंग भंग जो आंदोलन था इसको भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और ये जो ब्योम चंद्र बनर्जी हैं, ये इन्होंने अध्यक्षता, ये पहले अध्यक्षता किया इन्होंने। कौन थे ये? ब्योम चंद्र बनर्जी, ये अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और किनके काल में हुआ? किस वायसराय के काल में हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डफरिन के काल में। इस समय जब गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो, तो अध्यक्ष ब्योम चंद्र बनर्जी और वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो किस वायसराय के काल में प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो आपको याद तो रखना ही है, साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते आपको चलना है। तो देखिए लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब देखिए एक चीज़ और याद रखना है आपको कि ये जो है कब हुआ? तो ये डेट आप सभी को पता होगा, 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जाकिर हुसैन का संबंध है। तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये तबला वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में सफल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खासी और गारो किस राज्य में पाए जाने वाली जनजातियां हैं? तो देखिए खासी और गारो जो है मेघालय में पाया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको याद रखना ही है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप में है। कहाँ है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के विदेशी मुद्रा के घटक हैं? तो भारत के विदेशी मुद्रा के जो घटक हैं, ये आरबीआई के स्वर्ण भंडार ये भी है, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां ये भी है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन यह भी है, और सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या? तो आंसर यहाँ उपरोक्त डी आएगा। साथ ही साथ और पढ़ते हैं और क्या क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के घटक में ये 3 तो है ही है, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या? मुद्रा कोष ये भी है, याद रखना है आपको। और विशेष आहरण अधिकार। क्या? विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ वो लोग भी ले सकें। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये जो है चेन्नई है, इसका आंसर है करेक्ट आंसर। और कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। नेक्स्ट और आपका प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। अब हम लोग छत्तीसगढ़ भी कर लेंगे, इतने में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा से एक दिन पहले तक की लगातार प्रैक्टिस आएगा, उसे आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में जितने आप अभ्यास करते हैं उतने ही सफलता आपके नज़दीक होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक